प्यारे बच्चों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र पर विचार करेंगे। प्यारे बच्चों, द्वितीय प्रश्न पत्र में निबंध संग्रह की पुस्तक में हमारा निबंध है कवि कर्तव्य, जिसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। परीक्षा में निबंध पर जिस प्रकार प्रश्न आता है उसी प्रकार हमने इस वीडियो को तैयार करने का प्रयास किया है। इस वीडियो में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के परिचय के साथ साथ निबंध की विषय वस्तु के अनुसार कवियों के कर्तव्य के बाबत विचार करेंगे। प्यारे बच्चों, परीक्षा में ये प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध कवि कर्तव्य के आधार पर कवियों के कौन कौन से कर्तव्य हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए। हम इस निबंध में सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी के परिचय के बाबत बात करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य के युग विधायक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी आदि अनेक भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने रेलवे में नौकरी की, जिसे उन्होंने अधिकारी के व्यवहार के कारण छोड़ दिया। मूलतः वे एक सच्चे साहित्य साधक थे। 1903 ईस्वी में उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया तथा इसे हिंदी के विकास का केंद्रीय मंच बनाया। 1920 ईस्वी तक वे सरस्वती का संपादन करते रहे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के विकास के लिए जो कार्य किया वह बहुआयामी था। उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने उन विषयों पर हिंदी में लिखा और लिखवाया जिन पर हिंदी में साहित्य उपलब्ध नहीं था। उनका संपत्ति शास्त्र नामक ग्रंथ अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। उन्होंने अपने समय के कवियों और लेखकों को नए नए विषयों पर लिखने की प्रेरणा दी। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचने की दिशा में कवियों का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने दूसरों की रचनाओं में संशोधन कर उन्हें प्रकाशन योग्य बनाया और स्वयं मौलिक लेखन किया। द्विवेदी जी का साहित्यिक कृतियाँ बहुत सारी हैं। उन्होंने 80 से ज़्यादा ग्रंथों का अनुवाद किया। 9 उनके मौलिक काव्य हैं और गद्य क्षेत्र में तो उनका अप्रतिम योगदान है। साहित्यालाप, आलोचनांजलि, साहित्य सीकर, विज्ञान वार्ता, वाग विलास, विचार विमर्श जैसी गद्य कृतियाँ उन्होंने लिखी। उनके लिखे निबंध विषय वैविध्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वे सरल किंतु व्याकरण सम्मत हिंदी लिखने के पक्षधर हैं। अतः उनके निबंधों की भाषा बहुत स्पष्ट और बोधगम्य है। यह अवश्य है कि उनके निबंधों में उपदेशात्मकता और निजी आग्रहशीलता का अतिरेक मिलता है। अब बच्चों, हम बात करें इस निबंध के परिचय के बाबत कि आखिर इस निबंध का विषय क्या है। वास्तव में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह निबंध कवियों को समझाने के लिए लिखा है कि उन्हें किस प्रकार की कविता लिखनी चाहिए। वे कवियों से आग्रह करते हैं कि वे नए नए विषयों पर काव्य रचना करें तथा अपने काव्य में नए नए छंदों का प्रयोग करें। जरूरी नहीं कि कविता तुकांत ही हो, किंतु कविता में अर्थ सौंदर्य आवश्यक है। कवि की कविता तभी प्रभावशाली बन सकती है जब वह शुद्ध और भाव व्यंजक भाषा का प्रयोग करे। सार्थक तथा उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग से ही कविता अपूर्व रसायन बनती है। अर्थ सौरस्य अर्थात अर्थ की चारुता कविता का प्राण है।
अश्लीलता, ग्राम्यता तथा नीरसता से कवि को बचना चाहिए। कविता मनोरंजक होने के साथ साथ उपदेशमूलक भी होनी चाहिए। यदि पाठक को कविता पढ़ने से कोई प्रेरणा नहीं मिलती तो वह कविता बहुत प्रभावशाली नहीं मानी जा सकती, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना है। और इस निबंध में उन्होंने इसी प्रकार के विषय की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी आगे बताते हैं कि कवि के कौन कौन से कर्तव्य हैं। उनका यह भी कहना है कि इस लेख में हम 4 ही बातों पर विचार करेंगे, वो है छंद, भाषा, अर्थ और विषय। सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी छंद योजना की बात करते हैं। उनका मानना है कि गद्य और पद्य दोनों ही में कविता हो सकती है। यह समझना अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि जो छंदबद्ध है सभी काव्य है। कविता का लक्षण जहाँ कहीं पाया जाए, चाहे वह गद्य में हो चाहे पद्य में, वही काव्य है। लक्षणहीन होने से कोई भी छंदोबद्ध लेख काव्य नहीं कहलाए जा सकते, और लक्षण युक्त होने से सभी गद्यबंध काव्य कक्ष में सृष्टिविष्ट किए जा सकते हैं। गद्य के विषय में कोई विशेष निर्दिष्ट करने की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी पद्य के विषय में है। इसलिए लेखक कहते हैं कि इस निबंध में हम पद्य का ही विचार करेंगे। उनका मानना यह है कि जो सिद्ध कवि हैं वे चाहे जिस छंद का प्रयोग करें उनका पद्य अच्छा ही होता है, परंतु सामान्य कवियों को विषय के अनुकूल छंद योजना करना चाहिए। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी छंद की दृष्टि से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो नए कवि हैं उन्हें अपने विषय के अनुसार छंदों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वो यह बताते हैं कि आजकल की बोलचाल की हिंदी की कविता उर्दू के विशेष प्रकार के छंदों में अधिक खुलती है, अतः ऐसी कविता लिखने में वैसे ही छंद प्रयुक्त होने चाहिए। इस प्रकार छंदों के बाबत महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत सी बातें कहते हैं। उसके पश्चात दूसरी बात महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा की बात करते हैं कि आखिर कवियों को की भाषा कैसी होनी चाहिए। कवि को उनके अनुसार कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहज में समझ ले और अर्थ को हृदयंगम कर सके। पद्य पढ़ते ही उसका अर्थ कंठस्थ हो जाने से विशेष आनंद प्राप्त होता है और पढ़ने में जी लगता है, परंतु जिस वाक्य का भावार्थ कठिनता से समझ में आता है उसके अवलोकन में जी नहीं लगता और बराबर अर्थ का विचार करते करते उसमें विरक्ति हो जाती है। जो कुछ लिखा जाता है वह इसी अभिप्राय से लिखा जाता है कि लेखक का हृदयगत भाव दूसरे समझ जाएं। यदि इस उद्देश्य की ही सफलता न हुई तो कवि का मानना है कि लिखना ही व्यर्थ हुआ। अतएव क्लिष्ट की अपेक्षा सरल लिखना ही सब प्रकार से वांछनीय है। कालिदास, भवभूति और तुलसीदास के काव्य सरलता के आकार हैं। परम विद्वान होकर भी उन्होंने सरलता ही को विशेष मान दिया, इसलिए उनके काव्यों का इतना आदर है। जो काव्य सर्वसाधारण की समझ के बाहर होता है वह बहुत कम लोकमान्य होता है, और द्विवेदी जी का मानना है कि कवियों को इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। साथ ही वो ये भी मानते हैं कि व्याकरण के नियमों की अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध भाषा का जितना मान होता है अशुद्ध का उतना नहीं होता। इसके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी अर्थ के बाबत भी बात करते हैं कि कवि का काव्य जिस अर्थ को लेकर चल रहा है उसके बारे में द्विवेदी जी कुछ बातें कहते हैं। उनका मानना है कि अर्थ ही कविता का प्राण है। जिस पद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं वह कविता नहीं। कवि जिस विषय का वर्णन करे उस विषय से उसका तादात्म्य हो जाना चाहिए।
ऐसा न होने से अर्थ सौरस्य नहीं आ सकता। विलाप वर्णन करने में कवि के मन में यह भावना होनी चाहिए कि वह स्वयं विलाप कर रहा है और वर्णित दुख का स्वयं अनुभव कर रहा है। प्राकृतिक वर्णन लिखने के समय उसके अंतःकरण में यह दृढ़ संस्कार होना चाहिए कि नदी, पर्वत अथवा वन के सम्मुख वह स्वयं उपस्थित होकर उनकी शोभा देख रहा है। जब कवि की आत्मा का वन्य विषयों से इस प्रकार निकट संबंध हो जाता है, तभी उसका किया हुआ वर्णन यथार्थ होता है और तभी उसकी कविता पढ़कर पढ़ने वालों के हृदय पर तद्दत भावनाएं उत्पन्न होती है। द्विवेदी जी का कहना है कि कविता करने में हमारी समझ में अलंकारों को जबरदस्ती लाने का प्रयत्न न करना चाहिए। विषय वर्णन के झोंक में जो कुछ मुख से निकले उसे ही रहने देना चाहिए। बलात् किसी अर्थ के लाने की चेष्टा करने की अपेक्षा प्रकृत भाव से जो कुछ आ जाए उसे ही पद्यबद्ध कर देना अधिक सरल और आह्लादकारक होता है। अपने मनोनीत अर्थ को इस प्रकार व्यक्त करना चाहिए कि पद्य पढ़ते ही पढ़ने वाले उसे तत्क्षण हृदयंगम कर सकें। क्लिष्ट कल्पना अथवा सोच विचार करने की आवश्यकता न पड़े। इस प्रकार अर्थ के बाबत महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अपनी बात कहते हैं। अगली बात वो कवियों को करते हुए समझाते समय विषय की करते हैं। उनका मानना है कि विषय का चयन कैसा होना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। असल में पहले रीतिकाल में ये सारे विषय बहुत ज़्यादा वर्णित हो चुके, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि अब हमें समय के अनुसार नए विषयों का चयन करना चाहिए। उस युग में जो समस्या पूर्ति का एक प्रचलन था, उससे भी द्विवेदी जी सहमत नहीं हैं। उनका मानना यह है कि संस्कृत और अंग्रेजी काव्य का अनुवाद हिंदी में करने की ओर भी कवियों की रुचि बढ़ने लगी है, परंतु स्वतंत्र कविता की अपेक्षा दूसरे की कविता का अनुवाद अन्य भाषा में करना बड़ा कठिन काम है। उनका कहना है कि एक शीशी में भरे हुए इत्र को जब दूसरी शीशी में डालने लगते हैं, तब डालने में ही पहले कठिनता उपस्थित होती है। इसी प्रकार अनुवाद भी करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। अनुवाद भी एक मुश्किल कार्य है। कुल मिलाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी यह कहना चाहते हैं कि विषय का चयन करते समय हम यह ध्यान रखें कि जिन विषयों पर पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है, उन विषयों को छोड़कर कवियों को अब नए विषयों का चयन करना चाहिए। इसके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध में कल्पना शक्ति के बाबत भी बहुत कुछ बातें कहते हैं, क्योंकि कल्पना शक्ति कवि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि कवि की कल्पना शक्ति तीव्र होती है। इस कल्पना शक्ति के द्वारा वह कठिन बातों को ऐसे अनोखे ढंग से सबके सामने रखता है कि वे सहज ही समझ में आ जाती है। इसी शक्ति से वह अनजाने हुए पदार्थों या दृश्यों का चित्र इतना मनोहर खींचता है कि पढ़ने या सुनने वाले एकाग्रचित्त हो जाते हैं और उस बात पर प्रेम पूर्वक विचार करते हैं। फिर कवि अपने अवलोकन और अपनी कल्पना से ऐसी शिक्षा देते हैं कि वह न तो आज्ञा का रूप धारण करती है और न अपना स्वाभाविक रूखापन ही प्रकट करती है।
किंतु भीतर ही भीतर मन को उकसा देती है। द्विवेदी जी कहते हैं कि ताजमहल का वर्णन करते समय वह इस बात पर ध्यान न देगा कि यह किस सन में बना था, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है या इसका पत्थर कहाँ से आया है। इमारत को देखकर उसका मन कदाचित उसके भीतर भी ऊंचा बढ़ जाएगा और वह उस समय की कल्पना करने लगेगा जब बादशाह की बेगम मरते समय रोजे की वसीयत कर रही थी। उसके मन में पुराने और नए समय के मिलान का भी चित्र खिंच जाएगा और वह समय के फेर की घटनाओं को सोचने लगेगा। कुल मिलाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कवियों में कल्पना शक्ति के महत्व को समझाने का प्रयास करते हैं। वह मानते हैं कि कल्पना शक्ति का प्रयोग कवि जितनी उर्वरता के साथ कर सकेगा, उसका साहित्य उतना ही श्रेष्ठ बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध में जिन बातों पर चर्चा की उनको हम समझें। सबसे पहले उन्होंने कवियों को छंद की योजना के बाबत बात की कि छंद का प्रयोग करते समय कवियों को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। उसके पश्चात उन्होंने भाषा का प्रयोग की बात कही और बताया कि सरल भाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात उन्होंने अपने निबंध में बताई कि अर्थ का चमत्कार कवियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जितना अर्थ चमत्कार करने की क्षमता कवि में होगी, उतना ही बेहतर उसका काव्य होगा। और विषय चयन करते समय भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमें वो प्राचीन विषयों को छोड़ देना चाहिए जिनसे रीतिकाल का साहित्य भरा पड़ा है और आधुनिक काल के अनुरूप कवियों को विषयों का चयन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंत में लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी कल्पना शक्ति के प्रयोग की महत्ता को भी स्पष्ट करते हैं कि कवियों की कल्पना शक्ति जितनी उत्कृष्ट होगी, उतना ही उत्कृष्ट उनका काव्य भी होगा। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अंत में एक और बात कह देना चाहते हैं कि कवि में आखिर कौन कौन से गुण होने चाहिए। उनका कहना यह है कि ये गुण होंगे तो कविता लोकप्रिय होगी। वो बताते हैं, पहला, कविता में साधारण लोगों की अवस्था, विचार और मनोविकारों का वर्णन हो। दूसरा, उसमें धीरज, साहस, प्रेम और दया आदि गुणों के उदाहरण रहें। तीसरा, कल्पना सूक्ष्म और उपमादिक अलंकार गूढ़ न हो। चौथा, भाषा सहज, स्वाभाविक और मनोहर हो। और अंत में छंद सीधा, परिचित, सुहावना और वर्णन के अनुकूल हो। इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध में कवियों के कर्तव्य के बाबत विचार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कवियों के कौन कौन से कर्तव्य हैं और साथ ही उन्होंने कवियों की कल्पना शक्ति के बाबत भी बात की और अंत में उन्होंने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया कि कवियों में कौन कौन से गुण होते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में निबंध की पुस्तक में से यह प्रश्न है। परीक्षा में बच्चों द्वितीय प्रश्न पत्र के समय यह प्रश्न आपके काम आएगा। अगले वीडियो में हम फिर से बात करेंगे। धन्यवाद।